अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना चेहरा के साथ मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आयशा राना, और आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो कि है रहायशी मसाइल। यानी कि आज हम बात करेंगे रहायशी मसाइल पे। घर एक जन्नत है जिसमें जाते ही इंसान अपनी बाहर की परेशानियां, फिक्र, सब चीजें भूल जाता है। घर ख्वाह अपना बनाना हो या फिर रेंट आउट करना हो, आजकल इसको रेंट आउट करने के लिए और अपना बनाने के लिए बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि मौजूदा हुकूमत ने भी बताया है कि 31 दिसंबर तक रियल एस्टेट में जितने भी पैसे के इन्वेस्टमेंट जो भी करेगा उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है ये हमारे पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की मानद काम करता है। आज हमने स्टूडियो में खास तौर पर इस टॉपिक पे बात करने के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को यहाँ पर दावत दी है, और आज हम जानेंगे उनसे कि हमारे मुल्क के बढ़ते हुए रहायशी मसाइल किस तरह से काबू किए जा सकते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद आसिफ अली शाह साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं माशाल्लाह से, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, जो कि चेयरमैन है गौसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के और सीनियर मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं माशाल्लाह से तजम्मुल अली साहब, जो कि TSL बिल्डर्स के ऑनर हैं और मार्केटिंग और रियल एस्टेट के कामों में बहुत ज्यादा महारत रखते हैं। और इनके साथ साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खटक साहब, जो कि हमें आज बहुत अच्छे गाने सुनाएंगे, प्रोफेशनल सिंगर हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे परफॉर्म करते रहते हैं और इनकी आवाज में बहुत जादू है, जो कि हमने लास्ट टाइम भी माशाल्लाह से सुना था। तो हम सर आपसे शुरुआत करेंगे। आपको जैसा कि बताया है मैंने कि हमारे रहायशी मसाइल जो कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजूहात हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने इस मौजूद पर गुफ्तगू करने की इजाज़त दी। असल में रहायशी मसाइल तो अज़ल से हैं, जब से इंसान ने वजूद रखा तो तब से उसने एक अच्छा मकान, अच्छी छत, अच्छी चार दीवारी का एक कंसेप्ट उसके ज़हन में था, लेकिन वो कभी जंगलों में इस तरह रहा, कभी किस तरह रहा, कभी उसने दरिया के किनारे उसने आबादी की। लेकिन आज जो मसाइल हैं, चूँकि आबादी बहुत बढ़ चुकी है, कभी तो जगह इतनी होती थी कि बंदा बेच जाए उस पर, लेकिन अभी जगह इतनी कम हो गई है कि बैठने की जगह नहीं मिलती। और इसी तरह पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर ये मसाइल बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत से प्रॉब्लम है, मुआशी प्रॉब्लम है, जॉब नहीं है, वसाइल कम है घर बनाने के लिए। और पहले ये था कि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, दादा दादी बेटे और आगे बच्चे एक ही घर में रहते। अब चूंकि पिछले कई सालों से लोग अलग रहना पसंद करते हैं कि अब वैसे भी नागरा ने यूनिट बना दिया है कि मियाँ बीवी और बच्चे, बस ये एक यूनिट है। हालांकि पहले यूनिट होता था दादा दादी और, हाँ जी बिल्कुल, पूरी फैमिली एक घर में माशाल्लाह से रहती थी, और शनासी कार्ड में दादा का नाम लिखा जाता है। इसी तरह फिर गवर्नमेंट मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट आई, भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई, अयूब की गवर्नमेंट आई, इसके बाद भी जो गवर्नमेंट, उन्होंने बड़े कोशिश की, लेकिन वो सारी, मैं बड़े वसूख से ये बात करूँगा, वो सारी भोंडी हिकमत अमली से जो अपनाएगी, 3.5 मरले का घर, 2.5 मरले का घर, लेकिन वो आज तक कोई भी मैंने ऐसी कोई सोसाइटी नहीं देखी जो किसी गवर्नमेंट की बनाई हो और 2.5 मरला या 3.5 मरले की स्कीम कामयाब हुई हो। मौजूदा गवर्नमेंट जो एक इकदाम किए हैं कि बहुत कम खर्चे पे, बहुत कम सूद पे, बहुत कम मार्कअप पे उसने ये कर्जे देने की इब्तिदा की है, और इब्तिदा शुरू हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो पिछले दिनों ये वादे किए उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अरशद साहब, आपसे जानेंगे कि जैसा कि अभी मसाइल का सामना करना पड़ा है, माशाल्लाह से आप इस शोबे से काफी टाइम से वाबस्ता भी हैं, तो इस पे आप क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल जैसा कि शाह साहब ने बताया कि शुरू से ही है, मगर मजीद अब तो सर बहुत ज्यादा अब तो हो गए हैं, बढ़ गए हैं मसाइल। अब मसाइल का हल निकला है जी। वो हल है जो आज तक 72 साल में नहीं निकला जी। आज हर वो आदमी जो थोड़ी आमदन वाला है, मिसाल के तौर पर सब्जी बेचने वाला है, या इवन के जो फुटपाथ पर बैठ के जूते सिलाई करता है जी, वो भी घर लेने के काबिल हो गया है। गवर्नमेंट ने इस इतनी अच्छी सहूलत दी है, मगर ये सहूलत को वेल करना जो है ये उन लोगों का काम है जिन्हों के पास घर नहीं है जी, उनको
جن کے پاس پلاٹ گھر ہر چیز موجود ہے ان کو یہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے، ان کو کرنا چاہیے جن کے پاس گھر نہیں ہے، اور تاکہ جو حقدار ہیں ان کو چیز میسر ہو۔ بہت ہی ایک اپنے تجربے کی بنا پہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد نہ صرف اسلام آباد بلکہ اس کے ارد گرد 100 سوسائٹی ہے بالکل جو رجسٹرڈ ہے، مگر اس میں چند ایک ایسی سوسائٹیاں ہیں کہ الحمدللہ اس حد تک وہاں کام ہو رہا ہے کہ وہاں لیبر شارٹ ہے، سیمنٹ نہیں مل رہا، اور ایسے مسائل آ رہے ہیں جو پہلے سیمنٹ ہمارے پاس لوگ آتے تھے دن میں 5-5 6 آتے تھے، اینٹوں والے آتے تھے، بجری والے آتے تھے، سری والے آتے تھے، ہم سے خریدے۔ اب ہم ان کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے آرڈر ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور ہر سوسائٹی میں اس حد تک بلے بن رہے ہیں، ہائی رائز بلڈنگیں بن رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک سال یعنی کہ 2021 اور 2022 میں اتنے گھر نظر آئیں گے کہ جو موجودہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے قریب تک انشاءاللہ آپ کو فکر نظر آئے گی۔ پہلے ہمیں لیبر آ کے ہمارے پاس بیٹھی ہوتی تھی، آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہر روڈ کے اوپر 50-100 آدمی بیٹھا ہوتا تھا لیبر والا، وہ تھوڑے چڑیاں برش لے کے، اب آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا، نہیں آ رہے، اور ان کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں اب کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بالکل آپ نے بہت یہ بات کیا، صحیح ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو تجمل صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ تو ٹی ایس ایل بلڈرز کے ماشاءاللہ سے آنر ہیں، کنسٹرکشن میں آپ کا 10 سال کا تجربہ ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ ان رہائشی مسائل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی۔ کچھ مسائل ہیں جو آپ کو اس کے لیے آپ کو خود حل کرنے پڑیں گے۔ مطلب آپ نے گھر بنانا ہے، جیسے شاہ صاحب نے بات کی کہ گھر بنانا مشکل ہے یا اس طرح، اس کے لیے پلاننگ آپ کو خود کرنی ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا، آپ کو حکومت نے دے دیا ایک پلان کہ یار آپ آئیں اپلائی کریں، اب گھر بیٹھے آپ کو کوئی گھر تو نہیں دے گا نا، بالکل آپ کو تھوڑی سی پلان کرنا ہے، آپ نے تھوڑا سا بچانا ہے، ادھر ادھر آپ نے انویسٹ کرنا ہے۔ جب آپ کریں گے تو اب آپ یہ کہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے رہیں گے، میں آپ کا 4 کروڑ کا گھر لوں گا، 5 کروڑ کا گھر لوں گا، تب لوں گا، تو ایسے تو نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اب مختلف پروجیکٹس آئے ہیں، ہائی رائز آئے ہیں، ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں وہ جیسا کہ آپ کو دیکھا گیا کہ ابھی حکومت ہماری جو ہے اس پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، تو سر اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ ہمارے آئندہ آنے والے مستقبل کے لیے کیسا مفید ثابت ہوگا؟ یہ اتنا مفید ثابت ہوگا، جیسے ابھی دیکھیں ہائی رائز بلڈنگ ہے نا، ہائی رائز بلڈنگ میں آپ یہ کہیں گے جس کے پاس 5 سے 6 لاکھ روپے ہے نا، وہ بھی ایک فلیٹ لے سکتا ہے۔ جب وہ ایک فلیٹ لے سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہتری سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک فلیٹ کم سے کم اس کے پاس ایک چھت تو موجود ہوگی، کل جب وہ جائے گا اس کے پاس ایٹ لیسٹ ایک چھت ہے، انسٹالمنٹ سے تھوڑی انسٹالمنٹ سے تارے گا، ایک چیز بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر شاہ صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے جو ہائی رائز؟ یہ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ ورکنگ ہائی رائز پہ بھی ہو رہی ہے، چاہے امریکہ ہے، چاہے سنگاپور ہے، چاہے ہمارا پڑوسی تو نہیں ہے لیکن سمندر ہے درمیان میں، دبئی کی ہم مثال دیتے ہیں کہ جتنی ہائی رائز بلڈنگ وہاں پہ بنتی ہیں کسی اور جگہ نہیں۔ کیوں؟ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے اپنی زرخیز زمین کو بچانا بھی بڑا ضروری ہے، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر آپ کے بہت سے مسائل کم ہو جاتے ہیں، سروسز مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اس کا پریشر پڑتا ہے کہ یہ آج ملازم نہیں ہے، صفائی والا آج ملازم نہیں ہے، یہ والا نہیں ہے، آج الیکٹریشین نہیں ہے، آج پلمبر نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ کو تمام سہولتیں میسر ہوتی ہیں ایک چھت کے نیچے۔ پھر جتنی ہائی رائز بلڈنگ ہے ان کا عام طور پہ پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ پہلی 4 منزلیں جو ہیں وہ پہلے شاپنگ مال ہوتا ہے نیچے، پھر دفتر ہوتے ہیں، پھر اوپر رہائش ہوتی ہے، تو آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے بہت سی سہولتیں مل جاتی ہیں۔ اس سے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی روڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، بجائے آپ ادھر سے نکل کے مارکیٹ جائیں گے، مارکیٹ سے واپس آئیں گے تو لا مال ایک پریشر بڑھنا ہے، اور آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کا مقابلہ تو آپ تبھی کر سکیں جب آپ ویل پلانڈ ہوں گے۔ جیسے کہ میں ڈاکٹر اشرف صاحب کی مثال دوں گا، جیسے انہوں نے بہت کام کیا ہائی رائز بلڈنگ کے، E11 میں بڑا کام کیا، F10 میں بڑا کام کیا، اور ابھی بیری ٹون میں بڑا کام کریں، تو یہ وہ مسائل ہیں، یہ ایک بندہ تو یہ سارے مسائل حل نہیں کرے گا، لیکن ان کے دیکھا دیکھی بہت سے لوگ آئے ہیں جو ان کے شاگرد بھی ہیں، ان کے کمپینین بھی ہیں، ان کے دوست بھی ہیں جو اس کام میں مدد کر رہے ہیں، اور لیکن اس میں سب سے بڑا کردار پھر میں وہی کہوں گا حکومت کا ہوتا ہے۔ حکومت نے جیسے بلا سود جب کم مارک پہ قرضے دینے شروع کیے ہیں، سہولتیں دی ہیں، اوپن کیا ہے، یہ پورا ایک سسٹم بنا دیا، پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنا دی ہے جو ان کاموں کو دیکھ رہی ہے۔ پھر ایک نئی اسکیم ہے گورنمنٹ کے اندر، اپنا گھر،
वो भी इस प्रेशर को कम करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। लेकिन सिर्फ लोग ये देखते हैं कि कब बनेगा, भाई कुछ टाइम लगता है, टाइम तो लगता है सर हर काम में, बिल्कुल। पेपर वर्क होगा, फिर प्लानिंग होगी, फिर कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि ये इंशाल्लाह पे अभी मैं आपको बताऊं 90,000 घर हर साल हमारा डेबिट था। अभी जब हम ये कहते हैं, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि 50 लाख घर हम 5 सालों में बनाएंगे, चलो 50 लाख ना भी बनाए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उसके कहीं भी पहुंचे, तो ये बहुत बड़ा मसला है। फिर मैं ये जो प्लानिंग अभी गवर्नमेंट पाकिस्तान कर रही है, ये इतने घर हैं कि पूरे 72 साल में इतने घर नहीं बने जितने अब बनेंगे मौजूदा हुकूमत। लेकिन ये सिर्फ घर नहीं बने, एक लिविंग स्टैंडर्ड आपको मिल रहा है। जैसे मैंने पहले बात की कि इसमें देखें कास्ट बहुत कम हो जाएगी, बजाय आप मोहल्ले के अंदर लाइन बिछाएंगे, एक बिल्डिंग के अंदर आपने लाइन बिछानी, उससे कई ज्यादा घर उससे मुस्तफीद होंगे। इस तरह जो भी वर्किंग है वो बड़ी महदूद हो जाएगी, उसकी कास्ट कम हो जाएगी, सब पे डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं वो इसमें आए, इस अमल में है। ये जो रियल एस्टेट का शुभ है, कंस्ट्रक्शन शुभ है, ये इस वक्त बड़ा प्रमोट हो रहा है और हर बंदा इससे पैसे कमा रहा है। डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे कि बताएं, प्लानिंग ज्यादा जरूरी होती है घर को बनाने के लिए या फिर पैसे जो है वो ज्यादा जरूरी है? घर की अब जरूरत नहीं महसूस होगी, पैसे भी गवर्नमेंट ने अरेंज कर दी, प्लानिंग भी डेवलपर ने कर दी है। अब बड़ा बड़ा हर चीज तैयार होके सामने आप लोगों के चीज आ गई, या आपने सिर्फ एक पेपर वर्क करना है, अप्लाई करना है और आपको घर इंशाल्लाह गवर्नमेंट आप समझे या डेवलपर समझे। मैं पिछले दिनों हाउसिंग सोसाइटी में गया था, वो दिन रात काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आने वाले वक्त में आप लोगों को इस कदर घर सोसाइटियाँ और प्रोजेक्ट नज़र आएंगे जो आप जो देख रहे हैं, इससे कहीं बढ़ के। मैं एक और आप लोगों को खुशखबरी सुनाता हूँ, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हमारा इधर उधर गुजर होता है, तो मेरा क्योंकि बलूचिस्तान में काफ़ी आना जाना है 16-17 साल से, तो जो मैं उन लोगों में देखा है ना, मैं अब भी ये कहता हूँ जीवनी, ग्वादर और पसनी 3 ऐसे शहर हैं और गाँव हैं कि जिनके 80% दरवाजे अब भी खुले हैं। यहाँ सिक्योरिटी इस हद तक ये यहाँ लोग जितने मुंह उतनी बातें जो हमने फिजिकल देखा है, हम गए हैं। और मैं आज पेशेंट को ही करता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि इंशाल्लाह आने वाले 2-4 साल में जितनी बलूचिस्तान में अब तक आबादी है, सिर्फ एक शहर में उतनी आबादी होगी। ग्वादर, पसनी और जीवनी एक जुड़वा शहर बन जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से ये ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और प्लानिंग हो चुकी है और वहाँ काम हो रहा है दिन रात। और इंशाल्लाह ये सी पैक ना सिर्फ ग्वादर बल्कि पाकिस्तान बल्कि 70 मुल्कों के का एक राहदारी होगी। और ये सी पैक जो है ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी साबित होगी और इंशाल्लाह इसमें हमें काफ़ी कारोबारी मौके भी मिलेंगे, इंडस्ट्री एरिया भी उधर लग रहा है, ऑयल सिटी भी है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बलूचिस्तान वाले लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नौकरियाँ भी आएंगी और कारोबार भी खुल जाएंगी। मैं एक तजवीज़ देना चाहता हूँ पंजाब के हवाले से, क्योंकि यहाँ ईंट जो है ना उसका प्रोसेस शुरू से लेकर छोटी छोटी फैमिलियां, पूरे बच्चे बच्चियां, हर उम्र का आदमी उसमें शामिल होता है उस मट्टी को तैयार करने में। सही है। और बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। अच्छा, दूसरा प्रोसेस है वो ईंट कच्ची तैयार होके पट्टे तक पहुंचती है तो कोयले से पकती है और पोल्यूशन से दूसरों का सत्यानाश होता है इर्द गिर्द जो है। तीसरा ये है कि जमीन शहर के करीब से खुदाई होती है। अच्छा। और वहाँ गड़ा बन जाता है, सारा बारिश का पानी उधर खड़ा हो जाता है और वायरस पैदा होता है और वो पूरे साल में मसाइल रहते हैं। अच्छा, ये अभी मसाइल सिर्फ ईंट के, इसमें कई और ऐसे मसाइल हैं जो अभी मैं थोड़े वक्त में बयान नहीं कर सकता। मेरी एक राय है कि अगर जो हमारे पंजाब में या कहीं और भी जहाँ रेत मुयसर है, नहर है, उसके अंदर सीमेंट और बजरी
पहुंचा दी जाए, प्लांट थोड़ी सी मखसूस जगह करके लोगों को दे दी जाए, तो वहाँ ब्लॉक तैयार हों। वहाँ ब्लॉक तैयार होंगे, एक तो नहर साफ हो गई, पानी का जब पानी आएगा और उसके लिए सिस्टम सही हो जाएगा। दूसरा, ईंट से जान छूट जाएगी, जो बीमारियां उसकी वजह से पैदा होती हैं और कई खानदान बर्बाद हो रहे हैं, वो उससे बच जाएंगे। बिल्कुल। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे और तजम्मुल अली साहब से भी इस पे इनकी राय जानेंगे। तो वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं रहायशी मसाइल और हाई राइज बिल्डिंग्स पे। तो तजम्मुल साहब आपसे जानेंगे इस पे। अभी डॉक्टर साहब ने जिस तरह से ईंटों की और ब्लॉक्स की बात की है, तो आप हमें इस पे अपनी राय दें। जैसे डॉक्टर साहब ने ब्लॉक्स की भी बात की है, वो बिल्कुल ठीक है। असल में हम लोगों का यहाँ पे एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि जो ब्लॉक है ना, उस पे शायद घर ठीक नहीं बनता या क्या नहीं होता। बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव है ब्लॉक, ठीक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में सारी दुनिया में ब्लॉक इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा आपके कॉस्ट इफेक्टिव है, आपकी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का रिज़्क खराब होगा भट्ठे से, लेकिन मैं आपको स्विच करना चाह रहा हूँ कि आप ईंट से ब्लॉक की तरफ स्विच हो। बाकी जहाँ तक बात है हाई राइज बिल्डिंग की, हाई राइज बिल्डिंग्स इस वक्त हम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की तरफ मूव कर रहे हैं, आप ये कह लें। क्योंकि इससे पहले जैसे आप दुबई को दे लें, दुबई से मतलब लास्ट 10 इयर्स में इन्होंने हाई राइज की तरफ मूव करना शुरू किया, कर दिया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स बनी, कम्युनिटीज बनी, ठीक है। आपकी कम्युनिटीज हैं, बजाय इसके आप हॉरिजॉन्टल मूव करें, वर्टिकल मूव करें, बिल्कुल, ठीक है। एक उसमें यह है कि आपको ग्रीनरी कम से कम इफेक्ट होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा सोसाइटीज बनेंगी आपकी ग्रीनरी उतनी ज्यादा इफेक्ट होगी। तो बजाय इसके कि आप हॉरिजॉन्टल मूव करें, आपको मूव करना चाहिए वर्टिकल। तो मेरे ख्याल से जो पीएम साहब का ये डिसीजन है, ये एक बहुत अच्छा और मुल्क के लिए एक तरक्की की राह पे आप दुनिया के साथ मुकाबला करने की तरफ आप जा रहे हैं, अमल दरामद हो जाता है। बिल्कुल। तो यही तरक्की की बात कर लेते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, आसिफ साहब आप बताएं कि तरक्की हमारा मुल्क जो है वो गई इंटरनेशनल इस पे चल रहा है कि जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स की तरफ हमारा फोकस बहुत ज्यादा हो गया है, और इसको आप तरक्की की निगाह में किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बंदे का जो ख्वाब होता है ना, वो होता है एक अच्छा घर। और जब तक वो घर नहीं बनता, घर बनता है पैसों से, प्लानिंग से, और जब तक ये दोनों चीजें पूरी नहीं होती तो बंदा परेशान रहता है। अच्छा सर, अगर किसी के पास प्लानिंग नहीं है, पैसे नहीं, वो घर नहीं बना सकता? बना सकता है। जैसे डॉक्टर ने खुद कहा कि गवर्नमेंट ने आपको पैसे भी दे दिए, गवर्नमेंट ने आपको प्लानिंग भी दे दी है, गवर्नमेंट ने आपको जगह भी दे रही है। और गवर्नमेंट क्या करे? देखें, गवर्नमेंट यही कर सकती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी सहूलतें मुहैया करें, ताकि पुर अमन होकर, पीसफुल होकर आप उस मकसद तक गामजन हो जो आप चाहते हैं। तो ये ख्वाब जो है घर का, ये हर बंदे का, और खासकर आप खातून है, हर नई दुल्हन जब आती है तो वो कहते हैं मुझे तो अपना घर चाहिए, ठीक है। Exactly. तो अपना घर हर एक की ख्वाहिश होती है। इस तरह बच्चे, यानी कि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास घर नहीं है तो आप नई नवेली दुल्हन घर नहीं लेके आ सकते? बिल्कुल सही है। हमारी बड़ी बुढ़िया कहती थी कि दुल्हन लाओगे तो कहाँ बैठाओगे, कहाँ उसको रिहाइश दोगे, तो पहले घर बनाओ फिर इसको लेके आओ, या घर में जगह बनाओ। बाकी डॉक्टर साहब इस पे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। नहीं, ये हम घर के मतलब क्योंकि सब डिस्कस कर रहे हैं, इंसान ना सिर्फ इंसान को, आपको मैं बताता हूँ कि हम क्योंकि देहात में भी जिंदगी बसर की है, और हमने ऐसे परिंदे देखे हैं कि उनके घर देख के हमारी अकल दंग रह जाती है, खुली की खुली रह जाती हैं। कि वो देखें, वो नाम चिड़िया का घोंसला देखा हुआ मैंने, बहुत प्यारा, ऐसा कि आप मेरी और आपकी सोच है कि उसको अगर इंसान बनाए तो उस तरह नहीं बना सकता जिस तरह परिंदे अपना घर बनाते हैं। अगर घरों की क्योंकि बात हो रही है, तो मेरे अपने जाती, क्योंकि मैं क्योंकि इस्लामाबाद में 25 साल से रह रहा हूँ, तो दुनिया में दारुल खिलाफों में 2-4 में हमारा भी इस्लामाबाद माशाल्लाह खूबसूरत दारुल खिलाफा इस्लामाबाद सिटी है, तो इसको मज़ीद मैं खूबसूरत देखना चाहता हूँ। इसमें मेरी एक दो राय है
کہ یہاں F6 F7 G6 یہاں کچھ بستیاں ایسی ہیں جو عیسائی برادری رہتی ہے ادھر اور کچی آبادی کی صورت میں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو اسلام آباد بہت عجیب سا لگتا ہے. تو وہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر تھوڑی سی CDA یا گورنمنٹ توجہ دے نا تو ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں 50 گھر ہیں یا 30 گھر ہیں یا 20 ہیں, وہاں جگہ 40-50 کنال ہے, وہاں ایک ٹاور کھڑا کر دو, سائڈوں پہ پارک بنا دو, ان کو ایک ایک فلیٹ بنا کے دے دو اور ضرورت ہی نہیں ہے وہ صاف ستھرا اور اچھا ہو مینیج. میرا خیال ہے یہ تو صرف ایک سیکٹر کی دی ہے, اسی طرح اسلام آباد کو مزید پورا اسی طرح آگے تک لے کے جائیں تو اور پہلے سے بھی انشاءاللہ پہلے نمبر پہ دنیا میں آئے گا. میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اسلام آباد کا لوگو یہ ہے, اسلام آباد از اے بیوٹیفل. ویری نائس, بہت پیاری بات کی ہے. تو ابھی ہم ساتھ ساتھ عامر خٹک صاحب سے گانا بھی سنیں گے اور اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. تو عامر صاحب آج کون سا گانا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ کوئی گھر پہ ہے؟ ویری نائس, کیا بات ہے, چلیں. ویری نائس. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے رہائشی مسائل اور ہائی رائز بلڈنگز. اس پہ ہم واپس آتے ہیں اور جانیں گے, آپ سے شروع کا بات کریں گے. بتائے گا کہ یہ جو ایک اچھی رہائش بھی ہے, لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ آفیسز اور مطلب قوت جو ان کی ہے نا وہ مطلب خرید اس سے باہر ہو گئے ہیں. یہ آفس پہ بھی اگر بات کر لی جائے تو گھر جو ہے وہ میرا تو نہیں خیال کہ جو ہاؤسنگ اتھارٹی نے پیکیج دیا ہے عوام کو, آپ اس کو دیکھیں نا, وہ تو اتنا سستا آج سے 10 سال پہلے نہیں تھا, 15 سال پہلے نہیں تھا. جو آج پیکیج کو اگر ڈیپلی دیکھا جائے
तो माइनर सी कीमत है 30-35 हज़ार, और वो भी 20 साल में अदा करनी है। जिस तरह आप लोग किरायादार लोग करते थे 15-20 हज़ार रुपया पर मंथ, वो आप ये समझें कि किराए की जगह आप अपना उनको अपनी असल रकम वापस कर रहे हैं और 10-15 साल बाद आपका अपना हो जाएगा। ये तो ऐसी स्कीम ना पहले थी, ना लोगों के ज़हन में थी, अब भी लोगों के समझ में नहीं आ रही। सुन रहे हैं, अमल कम कर रहे हैं। जिनको पता है उनके घर मौजूद है। शाह साहब, आपसे जानेंगे, ऑफिसेज की बात अगर की जाए, ऑफिसेज भी जो है वो आपको पता है कि छोटा सा भी कारोबार शुरू करना हो तो इतने महंगे महंगे ऑफिसेज हैं कि बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लेकिन बात वही है, जैसे अली भाई ने कहा कि घर जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपने बाहर निकलना है, कोई देखना है, कोई सुनना है, कोई सीखना है। तो हुकूमत जो इकदाम कर रही है वो आवाम के लिए कर रही है। इमरान खान को खुद घर नहीं चाहिए, उसका तो अपना घर बड़ा अच्छा है, उसके वज़रा के घर बड़े अच्छे हैं, एलिट क्लास के घर बड़े अच्छे हैं। ये स्कीमें जितनी भी है, अपना घर स्कीम हो या पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी हो, ये सारी उन लोगों के लिए बन रहे हैं जिनके घर नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो उनके लिए बने हैं जिनके घर नहीं है, और जब तक वो आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कहते हैं ना कि बच्चा रोएगा नहीं तो माँ तो दूध नहीं देती। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे बैंक अवेलेबल ना हो, और हर घर के कुछ ही फासले पर बैंक मौजूद है, और बैंकों के अंदर ये स्कीमें धड़ाधड़ दी जा रही हैं। आप उनसे फ़ायदा उठाएं, उनको देखें, उनसे इंक्वायरी करें। ये सारा मुसावी तकसीम के तहत ये सारा काम किया जा रहा है, और इसको खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देख रहे हैं, और लम्हा ब लम्हा या वक्तन वक्तन उसकी रिपोर्ट लेते रहते हैं। इसमें मैं इजाफा करना चाहूँ कि मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल मुझे कन्फर्म नहीं माजर कर अनवरी साहब जो है वो इस पर बड़ा काम करें और दिन रात उस पर मेहनत करें कि एक अच्छी फैसिलिटी आवाम को मुहैया की जाए और एक अच्छा काम इस हुकूमत के सेरे लग जाए। बाकी जो काम है वो तो है ही है, लेकिन इस पर भी एक बड़े पेशरफ बड़ी तेज़ी से हो रही है। और ये जो दोनों मेरे बिल्डर हजरात हैं कंस्ट्रक्शन में के शोबे में, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है, ये बता सकते हैं कि किस तरह रिहाइश सस्ती हो सकती है, किस तरह बेहतर हो सकती है। और अब तो मुख्तलिफ तरीक़ेकार बन गए हैं, जैसे ब्लॉक की बात की उन्होंने की, ब्लॉक बड़ा अच्छा तरीका, और भी बड़े इस वक्त मलेशिया की कंपनी एक यहाँ पे काम कर रही है, कोरिया की एक कंपनी काम कर रही है, चाइना की बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं, नए नए आइडिया दे रही हैं कि कम खर्च बालानशीन घर कैसे बन सकते हैं। दरअसल ना शाह साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि अब इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने वादे किए, डिलीवर नहीं किया। अगर कोई चीज़ दी है, जैसा कि जिन्हें जो स्कीम थी वो भी बस ना होने के बराबर ही, लोगों के अंदर इत्मीनान नहीं है। बिल्कुल। और वो इत्मीनान कॉन्फिडेंस तब आएगा जब चीज़ सामने आएगी। जब सामने आएगी उस वक्त ये लोग बेदार होंगे, भागेंगे, हमें दो हमें दो। यार अब वक्त है, चांस है, आप सिर्फ फॉर्म फिल अप करना है, बैंक में जाएं और अप्लाई करें, और आपको जो कह रहे हैं आपके म्यार के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक जो मौजूदा हुकूमत कह रही है वो करके दिखाएगी। मगर आप अप्लाई तो करें। सूरत ये है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है कि इससे पहले जो कुछ भी हुआ है वादे पर ही हुआ है, अमली तौर पे नहीं हुआ। अब इंशाल्लाह अमली तौर पे, तो अब इंशाल्लाह जो भी काम होगा अमली तौर पे होगा। ये लोगों को इत्मीनान करना चाहिए। मैं आशा ये भी सेकंड करना चाहूँगा कि हाई राइज बिल्डिंग के अंदर डॉक्टर साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत से इन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं। इस तरह अली भाई के भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हैं हाई राइज बिल्डिंग के वजह। तो मैं चाहूँगा इनसे भी ये जरा बात करें। जमल अली साहब से भी मैं ये जानना चाहती हूँ, प्लीज आप भी इस पे अपनी राय। इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने और शाह जी ने बात की, बिल्कुल ठीक ही। इसमें असल में टाइमली डिसीजन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज से 5 साल 6 साल पहले हमने जिन लोगों को ऑफिस दिए 2 मिलियन 3 मिलियन के, आज उनकी कीमत 10 मिलियन है। आज आप कोई भी कारोबार शुरू करना चाहिए, जैसे आपने कहा, आप कहते हैं जी ऑफिस महंगा, ऑफिस तो डेफिनेटली महंगा होगा, क्योंकि टाइमली डिसीजन जिस इंसान ने उस टाइम लिया था, ठीक है, डेफिनेटली उसको रिटर्न तो मिलेगा। आपने ये देखना है कि आपके बजट में क्या चीज आती है। प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि आपने उसको देखना है आज से 5 साल बाद। हमारे यहाँ पे असल में शॉर्टकट्स के चक्कर में बिल्कुल मसला ये है कि लोग बहुत सारे ये कहते हैं कि यार आज हमने पैसे लगाए हैं, ठीक है, मतलब 6 माह भी ना गुजरे हमने 2 मिलियन लगाया, वो 120 मिलियन हो जाए। ऐसा नहीं होता।
یہ جتنے لوگ ہیں ٹائم لگا ہے, ایک بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے جو شاید کسی کو نظر نہیں آتا. اچھا, میں آپ کے پروگرام کے ساتھ سے یہ بھی بتاؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا ایک عجوبہ پروجیکٹ لے کے آئے ہیں اس وقت بیری ٹاؤن کے اندر, ٹائٹینک کے نام سے, کیا بات ہے, جو کہ بالکل ٹائٹینک شکل کا ہے. باقی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, میں تو کچھ نہیں بتا. یہ دیکھیں نا, سب سے عجوبہ ہے کہ پانی سے نکال کے میں نے کشتی پہ رکھ دیا ٹائٹینک. یہ چھوٹی بات ہے. اچھا, یہ میں آپ نے گھروں کے علاوہ آفس کی بات کی ہے, تو میں نے پچھلے دنوں, میں سوسائٹی کا نام نہیں لیتا, وہاں گیا تو وہاں مجھے انہوں نے آفر دی کہ یہاں 80 ہم آفس بنا کے ڈیلیور کر رہے ہیں بلڈر کو فری, اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, ہم 10 سال کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں, آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں, ادھر ہی کام کریں, ہم 10 سال آپ سے وہ جگہ واپس نہیں لیں گے. تو اس طرح جو کامیاب سوسائٹیاں ہیں, ایک نہیں بلکہ کئی ایسی مثالیں میرے پاس موجود ہیں کہ آفس جو کام کرنے والا ہے اس کو ہر کوئی کرسی میز دینے کے لیے تیار ہے, بٹھانے کے لیے تیار ہے, مگر مینٹلی طور پہ ہم تیار تو ہوں کام کرنے کے لیے. اگر بات کی جائے سی ڈی اے کے ساتھ بھی کچھ مسائل جو ہے وہ میرے خیال سے درپیش آتے رہتے ہیں, تو تجمل صاحب اس پہ کیا آپ سی ڈی اے کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کام وہ اپنا اچھا کر رہے ہوں گے, ضرور کر رہے ہوں گے, لیکن پروسیس سلو ہے. جیسے بہت سارے مسئلے مسائل ہمیں این او سی کے حوالے سے فیس کرنے پڑتے ہیں کہ آپ وہ جمع کراتے ہیں میپس وغیرہ, پھر اس میں ایک ویٹنگ کمیٹی ہے, ایک لمبا چوڑا سا پروسیجر ہے کہ آپ کو اس طریقے سے گزرنا پڑے گا. اب اس کو اگر صرف تھوڑا سا فاسٹ ہو جائے, جی جس طرح فاسٹ ہوگا اتنا اچھا ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اب میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرتا کہ وہ فلانا ایسے ہے فلانا ایسے ہے, کیونکہ ہم لوگ سارے ایک ہی ملک میں رہ رہے ہیں تو سب ایک جیسے ہیں. جیسے کہ ہم اور ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں, جو سی ڈی اے سیکٹر ہیں وہ بڑے سلو پروسیس ہوتے ہیں, لیکن جو سوسائٹیز بناتی ہیں یا ان کے سیکٹر ہیں بڑی جلدی آباد ہو جاتے ہیں. بالکل, اس پہ مزید گفتگو کا آغاز جاری رکھیں گے, لیکن چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آج کا ہمارا ٹاپک ہے رہائشی مسائل, ہائی رائز بلڈنگز. اس پہ ہم بات کر رہے تھے سی ڈی اے کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب آپ پہ واپس آتے ہیں, آپ سے جانیں گے کہ جو سی ڈی اے کے ساتھ مسائل درپیش ہوتے ہیں ان پہ کیا کہیں گے آپ. سی ڈی اے جو پہلے, کیونکہ آج سے تقریباً 60 کے قریب سال ہو گئے ہیں جب سی ڈی اے ادارہ ایک وجود میں آیا تھا, تو اس وقت سے لے کر اب تک جو صورتحال ہے وہ میرے بھائی نے صحیح کہا کہ ان کی سپیڈ اور دلچسپی بہت کم تھی اور بلڈر کو مسائل تھے. اب نہیں, اب یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے اس ادارے کو پالش کر کے اس قدر کر دیا ہے کہ جو کام سالوں میں ہوتے تھے وہ مہینوں پہ آ گئے ہیں, اور مہینوں کے بعد دنوں میں آئیں گے. اچھا, میں اب تھوڑی سی اس میں روشنی یہ ڈالتا ہوں کہ یہ کیوں لیٹ ہوتا تھا. یہاں کیونکہ سارے آ کے بیوروکریٹ جاب کرتے تھے, سال 2 سال 3 سال کے بعد انہوں نے ٹرانسفر ہو جانا ہوتا تھا. کوئی لاہور سے آ رہا تھا, کوئی کراچی سے آ رہا تھا, کہیں سے آ رہا تھا. ان کی یہ دلچسپی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اسلام آباد کے مسائل کو حل کریں. وہ تو وقت گزارتے تھے اور مسائل ادھر کے ادھر ہی رہتے تھے اور بات سنتے تھے, عمل نہیں ہوا کرتے تھے جس طرح, کیونکہ ادارہ بہت کمزور تھا, بلڈروں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا. ان کی وجہ سے بے شمار ایسی سوسائٹیاں کامیاب ہو گئی ہیں جو شروع میں 2 لاکھ کا پلاٹ تھا, اب 2 کروڑ کا ہو گیا. اگر سی ڈی اے ادارہ مضبوط ہوتا تو وہ بڑھتے پھولتے نہ, اور نہ ہی اتنی سوسائٹیاں بنتی, نہ ہی ان کو موقع ملتا. سی ڈی اے ہی زیادہ ڈیولپ ہوتا اور سی ڈی اے ہی سارے معاملات آگے لے کے جاتا. اب جو کیونکہ سی ڈی اے میں کافی تبدیلی آ گئی ہے, قانون میں بھی انہوں نے لچک پیدا کی ہے ایز اے بلڈر واسطے کے لیے,
जो काम क्या सर, क्या लचक पैदा की है वो लचक, कानून? क्या देखें ये ऐसा बाईलाज आ गए हैं कि आप 20 कनाल के लिए अगर हम 20 कनाल 40 कनाल 100 कनाल अप्लाई करते हैं, जगह बताते हैं, तो वो उसकी एनओसी दे देते हैं। अच्छा। और एनओसी देते हैं और सीडीए अप्रूव, जब एनओसी हो तो समझे वो एक सीडीए का हिस्सा बन गया, एक ब्लॉक बन गया, आप उसको अनाउंस करें। और पहले तो ये हम सोच भी नहीं सकते थे, और इस प्रोजेक्ट को वो 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करके बिल्डर को दे भी देते हैं और काम शुरू हो रहे हैं। की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर मजीद हो गया और हो भी जाएगा। ना सिर्फ सीडीए बल्कि दूसरे इदारों में भी काफी तब्दीली आ रही है। और मैं एक ये पेशेंट को आपको इस अदारों के मुताबिक बताता हूँ कि 2021 में एंड पे आप बहुत तब्दीली देखेंगे। अच्छा। उसकी क्या वजह है वो अब मैं महफूज रखी है बात, और काफी तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। वो डॉक्टर साहब हमें जो है ना वो मेरे ख्याल से अगले साल बताएंगे, अगले प्रोग्राम में बताएंगे। इसी साल आप हैरान कौन होंगे जो आप देखें, जो 8 घंटे की ड्यूटी की मतलब तनख्वाह लेता था, 8 मिनट नहीं बैठता था, अब वो देखना 8 घंटे से 9 घंटे काम करेगा, और काम भी करेगा, डिलीवर भी करेगा, और लोगों को उसका रिस्पांस भी आएगा इंशाल्लाह। तो तजम्मुल साहब, ये आपके पास छुपी छुपी सी जो खबरें हैं आपके पास भी मौजूद हैं इससे? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इनक्लोज टाइम टू टाइम वो अच्छी बात होती है। जी। लेकिन आयशा, मैं ये भी कहूँगा कि इस पूरे प्रोसेस में, चूंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक बड़ा अहम किरदार अदा करने मुल्क की तरक्की में, तो इसमें जो बिल्डर्स हैं उन्होंने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया, बल्कि ये रिकॉग्नाइज हो गए हैं। पहले बिल्डर्स या कंस्ट्रक्टर जो थे वो ऐसे ही चलते रहते। अभी पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स ने एक बड़ा किरदार अदा किया कि पूरे पाकिस्तान के बिल्डर कंस्ट्रक्टर को इकट्ठा किया और एक प्लेटफॉर्म में ले गया। इसी वजह से पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में एक थिंक टैंक बनाया गया जिसमें इनके नुमाइंदे मौजूद हैं, और यकीनन बेहतरी की तरफ एक अहम इक़दाम करेंगे और करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर, ये तरक्की की तरफ गामजन तो है माशाल्लाह से हम, तो क्या हम आइंदा आने वाले वक्त में अपने मुल्क को दूसरे मुल्कों से कंपेयर कर सकते हैं हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से? ये हम हाई राइज बिल्डिंग से हट के हमारे अंदर एक शौर पैदा हो, हम मुखलस हों, हम मुल्क के साथ प्यार करें, जिस तरह हम अपने घर में बच्चों और घर के लिए अच्छी सोच रखते हैं, इसी तरह सोच पाकिस्तान के लिए रखें। और देखें, मैं अक्सर आप लोगों ने भी देखा है कि एक 4-5 करोड़ की गाड़ी पे बैठा इंसान फैमिली के साथ जा रहा है मोटरवे पे, और शीशा नीचे किया, शापर बाहर फेंक दिया। ये सोच उस वक्त पैदा होगी जब हमारे अंदर तब्दीली होगी, एहसास पैदा होगा, और एहसास हर इंसान को उसके अंदर पैदा होना चाहिए। जैसे कि हम अपने घर को साफ रखते हैं, मुल्क के लिए हर इंसान को सोचना चाहिए, और अपनी आमदन के साथ जिस तरह हुकूमत ने हमें पब्लिक को रिलीफ दिया है, इस तरह हमें टैक्स भी अदा करना चाहिए। सब कारोबारियों को मैं ये अपील करता हूं कि जब तक आप टैक्स नहीं देंगे, पैसा गवर्नमेंट को नहीं देंगे, पैसा उनके पास नहीं होगा, तो काम कैसे होगा? तजम्मुल साहब, आपसे जानेंगे, आप बताएं हमें, ये टैक्स के अभी डॉक्टर साहब ने बात की है, तो अगर हर बंदा टैक्स दे या फिर जो भी बना रहा है, ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? टैक्स का आयशा इस तरह है कि असल में अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टैक्स की हुकूमत ने बहुत सख्ती की है। ये एक बेसिक स्टेप था, क्योंकि इससे पहले डॉक्यूमेंटेड कुछ नहीं था। आप क्या बना रहे हैं, क्या आपका क्या चेक एंड बैलेंस है, कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ से गए, आपके पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। इस वजह से टैक्स नेट में भी लोग नहीं थे। अच्छा। अभी आस्ता आस्ता जैसे गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को टैक्स नेट में भी लाना शुरू किया। टैक्स नेट में लाने के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजीज उन्होंने लाई हैं कि वो कुछ इंसेंटिव्स दे दिए हैं लोगों को कि अगर आप टैक्स नेट में आते हैं तो आपको ये इंसेंटिव है, अगर आप टैक्स नेट में नहीं आते तो आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आयशा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि टैक्स पे करना चाहिए, मैं भी साथ में हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके तवज्जो से, आपके मीडिया चैनल के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जो डबल टैक्सेशन है वो भी रिहायशी मिसाल के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान करता है। कि एक बंदा यूके में रहता है, किसी भी बैरून मुल्क में रहता है, वो वहाँ पे भी टैक्स पे करता है, और जब यहाँ पे आता है उसको यहाँ पे भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो मैं ये गवर्नमेंट से बात करना चाहूँगा कि उसको कम से कम इस टैक्स से रिलीफ दिया जाए,
अगर वो उधर पे कर रहा है तो वो अपने टैक्सी की रसीदें दिखा दे और जहाँ पे उससे कोई टैक्स ना लिया जाए या कम लिया जाए। देखिए, मैंने पहले साल जब हुकूमत आई थी, मैंने अपनी वेबसाइट पे और फेसबुक पे भी लोगों को मैसेज दिया था कि आप टैक्स दें और इज्जत लें और टैक्स ही देना। ये मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ डिक्लेयर की है और टैक्स देता हूँ। टैक्स देने से ही मुल्क के साथ एक हमदर्दी का रिश्ता होता है और एहसास पैदा होना चाहिए हर बिजनेसमैन को कि मुल्क को मजबूत करना है तो आप लोगों को, हर आदमी को टैक्स देना चाहिए ताकि जो छोटे लेवल पे लोग हैं उनको रिलीफ मिलेगा तब जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा। हमारे मुल्क में इतने वसाइल हैं, हम उनको इस्तेमाल करें और उससे पैसा भी जनरेट हो सकता है। हमने आज तक ये तहकीकात नहीं की कि गर्म पानी कहाँ से आ रहा है, इसकी वजह क्या है, ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, पानी के साथ बिजली बन सकती है, बिजली हम जितनी ज़्यादा महंगी तैयार कर रहे हैं उससे सस्ती बन सकती है। हम उसकी तरफ न्यू जनरेशन ने ऐसे वसाइल हमारे पास बहुत ज्यादा है मगर हम इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, हम हमारे अंदर एक तब्दीली आ रही है, आएगी। वसाइल भी इंशाल्लाह न्यू जनरेशन जो है इंशाल्लाह इनके अंदर बहुत अवेयरनेस है और नई चीज़ें मुतारफ हो रही हैं और हर चीज़ जो टाइम लगता है, ये 70-72 साल में यहाँ तक जो मसाइल हैं एक दिन में, एक साल में, 1-2 साल में तो नहीं क्लियर हो सकते, मगर टाइम लगेगा। पहले से बेहतर है। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, इसी तरह मैं दोबारा अपने मौजूद की तरफ बताऊँ कि रहायशी मिसाल यूरोप की हम मिसालें देते हैं, वहाँ पे 40% तक लोग टैक्स पे करते हैं। अब जो 40% वो टैक्स पे करते हैं, जब वो बेरोजगार होते हैं तो वो टैक्स उन लोगों को जाता है जो पहले कभी कमा रहे थे तो अभी नहीं कमा रहे थे, उनको टैक्स मिलता है। तो इससे उनके मिसाइल काफ़ी कम हो जाते हैं, जिसके अंदर यकीनन रहायशी मिसाल भी उसके अंदर होते हैं। इस तरह अगर हम अपने मुल्क के अंदर ये मिसाल पैदा करेंगे, टैक्स पे करेंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छा नशोनुमा होगी। लेकिन आवाम ये समझते हैं, ये देखें जो मिसअंडरस्टैंडिंग वो भी क्लियर करने में जरूरी है। आवाम ये समझते हैं कि जो हम टैक्स देते हैं वो हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी डिप्लोमेसी, हमारी जमहूरियत वाले लोग जो अहदेदार होते हैं वो खा जाते हैं। जब तक आप टैक्स पे करें और उसकी पूरी डिटेल सालाना बंदे को ना पहुंचे कि आपका टैक्स इतना लिया गया था, इतना पे हुआ है, इतना ये है, इतना मुतफरक है, वो पूरी उसकी डिटेल वो दुनिया के अंदर दी जाती है। तो अगर हम दूसरी जगहों पे आवाम को यूरोप की मिसाल देते हैं तो इस मामले में हमें हुकूमत को ये मशवरा देना चाहिए कि जितना टैक्स पे होता है उसकी डिटेल साल के आखिर में उसके पास आनी। तो हमारे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा कम रह गया, तो उस पे जाते हुए हम जो है वो तजम्मुल साहब आपसे आपकी कीमती राय, आपका एक पैगाम जो कि आप आवाम को देना चाहते हैं वो प्लीज रिकॉर्ड करवा दें। अच्छा, इस प्रोग्राम के तवस्सुल से इस शुबे से वाबस्ता जो भी लोग हैं उनके लिए मैं एक पैगाम देना चाहूँगा जो मुझे मेरे बड़ों ने दिया है। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा था कि ये शोबा नो डाउट इसमें पैसा बहुत है लेकिन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें आप लोगों को कोई चीज़ नहीं बेच रहे होते, आप एक ख्वाब बेच रहे होते हैं। माशाल्लाह, कोई भी इंसान जब आपको कोई चीज़ खरीदता है वो अपनी मतलब समझें कि कोई एक्सपेंसेस कट ऑफ करता है, उसके पैसे आपको वो देता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ जो है ना, उससे लोगों के ख्वाबों से कोशिश करेंगे जितनी एहतियात कर सकते हैं ना उतनी बड़ी एहतियात करें इस फील्ड में। इसमें आपकी एक छोटी सी गलती बहुत सारे खानदान तबाह कर सकती है। बहुत अच्छा पैगाम दिया है तजम्मुल अली साहब ने हमें। तो डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है और पैगाम है बल्कि जो आप देना? मेरी राय पैगाम यही है, हर पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम को है कि जो जिस तरह हम अपने बच्चों, अपने घर के लिए सोचते हैं उसी तरह हम अपने मुल्क के लिए सोचें और मुल्क के अंदर रह के मुल्क का एहसास करें। हर चीज को इस तरह देखें जिस तरह आप अपने घर में देखते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आसिफ साहब आपसे जानेंगे, आपका जो पैगाम है वो भी आप प्लीज दें आवाम। मैं यही कहूँगा कि अपना घर अपनी घर ना बनाएं, घर बनाएं, हौस ना बनाएं। जो भी आपके होस्ट हैं उनको घर बनाएं और अपना घर अपनी जन्नत। तो पैगाम तो आमिर साहब आपसे भी लेंगे, आप भी बताएं। आपने सारे हमें सिर्फ गाने सुनाए हैं तो अपना एक पैगाम भी इस हवाले से बताएं घर को लेके। जी कि घर जो है वो लाजमी इंसान को, तो
واقعی شادی سے پہلے پہلے آپ اپنا گھر بنا لیں گے یہ بتا دیں آپ یا بنا چکے ہیں؟ بنا چکے ہیں. ارے کیا بات ہے، ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے. تو ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جاتے جاتے جو ہے وہ عامر خٹک صاحب ہمیں اچھا سا گانا سنائیں گے اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. چپکے سے آئے سب کے درمیان صرف میں جانوں تو ہے کہاں کہاں. چپکے سے آئے سب کے درمیان صرف میں جانوں تو ہے کہاں کہاں. سن وہ گیت وہ آواز وہ گرمی گرمی آگ یا ساز وہ چھوڑ گئے راستے کبھی ساتھ چلے تھے جن پہ کبھی ساتھ چلے تھے جن پہ. سن وہ گیت وہ آواز وہ گرمی گرمی آگ یا ساز وہ آہٹ سنوں تم کو دیکھوں جب دیکھوں کیا میں کروں. ہوش کھلے زباں گونج ہو لفظوں کی کوج میں تم یاد ہوں. کبھی ساتھ چلے تھے جن پہ یوں چھوڑ گئے راستے کبھی ساتھ چلے تھے جن پہ. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے